जय हिंद। हम लोग पिछले वीडियो में वसा के बारे में विस्तार से समझ चुके थे। तो आइए आज की इस वीडियो में वसा के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो साथियों, यदि बात करें वसा की प्रकार की, तो वसा जो है तीन प्रकार का होता है। एक संतृप्त वसा सेचुरेटेड फैट, दूसरा असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड फैट, और तीसरा जो है परासंतृप्त वसा होता है जिसको ट्रांस फैट कहते हैं। तो बात करें संतृप्त वसा अर्थात सेचुरेटेड फैट और अनसेचुरेटेड फैट की, तो ये दोनों जो होते हैं ये प्राकृतिक स्रोत से हमें प्राप्त होते हैं, जबकि जो परासंतृप्त वसा होता है, जो ट्रांस फैट होता है, यह हमें कृत्रिम स्रोत से प्राप्त होते हैं, अर्थात इसे कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी उदाहरण हम देखें तो हमारे पास तीन प्रकार के हम उदाहरण लेते हैं, तीन प्रकार के हम पदार्थ लेते हैं। एक है हमारा नारियल का तेल या घी ले लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं सरसों का तेल, और तीसरा हम ले लेते हैं डालडा। ठीक है, ये तीनों पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम बात करें नारियल की तेल या घी की, तो यह क्या होता है, यह जो है सामान्य तापमान पर जम जाता है, जमे हुए अवस्था में होता है। जबकि बात करें हम सरसों तेल की, तो जो सरसों का तेल होता है यह सामान्य तापमान पर जमा हुआ अवस्था में नहीं रहता है, बल्कि यह द्रव अवस्था में रहता है। वहीं बात करें यदि डालडा की, तो डालडा जो है सामान्य तापमान पर वह भी जमता है, लेकिन घी का जमा हुआ रूप और डलडे के जमे हुए रूप में अंतर होता है। जो घी जमा होता है उसे हम सामान्य अंगुली से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन यदि बात करें डालडा की, तो डालडा जब सामान्य तापमान पर जम जाता है तो उसे काटना बहुत ही मुश्किल होता है। अर्थात डालडा को काटने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी चाकू का प्रयोग करना होता है। सामान्य अंगुली से तो वह नहीं टूट सकता है, नहीं कट सकता है। तो आइए हम इन तीनों के बारे में समझते हैं कि ये तीनों किस में आते हैं। तो साथियों, बात करें नारियल का तेल या घी का, तो यह जो है एक संतृप्त वसा का उदाहरण है। वही जितने भी वनस्पति तेल हैं, अर्थात सरसों का तेल हो गया, सूर्यमुखी तेल, सोयाबीन का तेल, ये सभी जो है वह असंतृप्त वसा के अंतर्गत आता है। वहीं जो परासंतृप्त वसा है इसके अंतर्गत डालडा आता है। ठीक है, कौन आता है, डालडा। तो आइए अब हम समझने का विस्तार से प्रयास करते हैं। बात करें हम संतृप्त वसा की, सैचुरेटेड फैट की, तो इसमें होता क्या है, एक क्यों जम जाता है, सामान्य तापमान पर क्यों जम जाता है। तो हम लोग देखे थे कि वसा जो होता है वह वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के मुख्यतः बना होता है। किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो है हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है, हाइड्रोजन का। वहीं सबसे कम मात्रा किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो होता क्या है कि संतृप्त वसा की बात करें, संतृप्त दूसरे शब्द कहें तो संतुष्ट। संतुष्ट कौन होता है, जो परिपूर्ण होता है, अर्थात जिसके पास हर उसकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध हो, वह क्या होता है, संतुष्ट होता है। तो यहाँ पर जो संतृप्त वसा होता है इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यह पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, और इस कारण से यह जो है क्या होता है, संतुष्ट होता है, संतृप्त होता है। और इसके कार्बन कार्बन के बीच में, यानी जो दो कार्बन अणु होते हैं उसके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एकल आबंध से कार्बन कार्बन अणु आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन होता है। और इसके अणु जब पर्याप्त मात्रा में है तो क्या होंगे, इसके अणु पास पास होंगे। क्या होंगे, अणु जो है पास पास होते हैं और आणविक दूरी कम होती है। इस वजह से यह सामान्य तापमान पर क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। यह किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। ठीक है, तो हम लोग देखें कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और यह सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में होता है। बात करें संतृप्त वसा के अंतर्गत,
आता कौन कौन है? तो हम लोग शुरू में ही देखे कि नारियल का तेल हो गया, घी हो गया, लेकिन और भी आते हैं, जैसे घी हो गया, मक्खन, चर्बी, ये हो गया जंतु स्रोत। वहीं हम पादप स्रोत की बात करें यानी वनस्पति स्रोत की बात करें तो वनस्पति स्रोत के तौर पर हमें नारियल के तेल हो गए और पाम ऑयल हो गया, जिसको ताड़ का तेल भी कहते हैं, ये जो है संतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। और ये होते क्या है? ये सामान्य तापमान पर जम जाते हैं। अगर हम इसका सेवन करते हैं, संतृप्त वसा का यदि हम सेवन करते हैं तो सेवन करना हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि यह हमारे बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने के कारण, बढ़ाने के कारण, किस कोलेस्ट्रॉल को? एलडीएल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के कारण हमारा जो हार्ट है उस पर इफेक्ट आता है। अर्थात एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो हमारे बॉडी में संतृप्त वसा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इस कारण से इसका सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब हम आते हैं असंतृप्त वसा पर। बात करें असंतृप्त वसा की तो हम लोग शुरू में ही देखा कि जो वनस्पति तेल होते हैं, लाइक सरसों का तेल हो गया, सूर्यमुखी, बादाम, ये सभी तेल, ठीक है, तो ये असंतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। अब हम यदि बात करें इसमें ये भी क्या से बने हैं, तो यह भी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होता है। लेकिन होता क्या है, अगर पूरी वसा टॉपिक की हम बात करें तो पूरा जो वसा टॉपिक है इसका हम हाइड्रोजन के ऊपर सिर्फ वर्गीकरण करते हैं, मतलब हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन कितनी मात्रा में मौजूद है उसके आधार पर ही वर्गीकरण होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि संतृप्त वसा में हाइड्रोजन क्या है? पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन असंतृप्त वसा में जो होता है इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है। हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी, समझ गए? और जब हाइड्रोजन की कमी होती है तो इस कारण से इसके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते हैं। अगर हम बात करें असंतृप्त की तो इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की कमी हो रही है और कमी होने के कारण क्या हो रहा है? इसके अणु पास पास न रह करके दूर दूर होते हैं। जब इसके अणु दूर दूर होते हैं तो क्या होता है कि इसका घनत्व, डेंसिटी जो है कम जाता है और यह सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में हो जाता है। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। यदि हम बात करें कि क्या इसका सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है, तो असंतृप्त वसा का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, उतना हानिकारक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह हमारे बॉडी में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को, एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एक एचडीएल, तो एलडीएल जो है यह बैड कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है यह गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो यह हमारे बॉडी में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है जो हमारे बॉडी के लिए अनिवार्य होते हैं और यह गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत जितने जो वनस्पति तेल हैं, सूर्यमुखी का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल हो गया, सरसों का तेल, तीसी का तेल, तिल का तेल, ये सभी तेल असंतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत मछली का तेल भी आता है, जो कॉड लिवर ऑयल, जो कॉड मछली से प्राप्त होता है, वह कॉड लिवर ऑयल भी असंतृप्त वसा का उदाहरण है। अब हम साथियों चल रहे हैं ट्रांस फैट की ओर, परासंतृप्त वसा की ओर। तो हम लोग प्रारंभ में ही समझे कि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो फैट है यह हमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जबकि जो ट्रांस फैट होता है यह हमें कहां से प्राप्त होता है? इसे हम कृत्रिम रूप से प्राप्त करते हैं। तो आइए अब इसके बारे में हम समझते हैं विस्तार से, ठीक है। तो अब हम लोग परासंतृप्त वसा अर्थात ट्रांस फैट के बारे में समझते हैं। तो होता क्या है कि जितने जो वनस्पति तेल होते हैं, इस वनस्पति तेल में हम हाइड्रोजन की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं कृत्रिम रूप से, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का ही सारा खेल है। हाइड्रोजन अगर कम हो जाएगा तो द्रव अवस्था में अर्थात असंतृप्त हो गया। यदि हम हाइड्रोजन को पर्याप्त मात्रा में कर दें तो वह संतृप्त हो जाएगा और सामान्य तापमान पर ठोस में चला जाएगा। अगर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो भी वह ठोस अवस्था में ही हो जाएगा।
तो हम क्या करते हैं कि जो वनस्पति तेल होते हैं, कौन सा तेल? वनस्पति तेल, ठीक है। इस वनस्पति तेल में हम लोग करते क्या है कि वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को ऐड ऑन करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन गैस को मिक्स करने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए करते क्या है कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कौन सा उत्प्रेरक? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन गैस को मिला करके लगभग 150 डिग्री 150 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। और जब हम वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन गैस को मिला करके 150 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यह हाइड्रोजन गैस वनस्पति तेल में मिक्स हो जाता है, अर्थात मिल जाता है, घुल जाता है। और जब घुल जाता है तो वनस्पति तेल था क्या? असंतृप्त वसा। कौन सा वसा था? असंतृप्त। इसमें क्या था? हाइड्रोजन की कमी। लेकिन अब क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस ज्यादा मात्रा में घुल गया, अर्थात हाइड्रोजन गैस की बहुत ज्यादा मात्रा इसमें अवेलेबल हो गया। और जब हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा मात्रा हो गया तो इससे होता क्या है कि इससे यह जो वनस्पति तेल था यह गाढ़ा रूप धारण कर लेता है और यह जम जाता है, जिसको हम वनस्पति घी कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति घी के तौर पे जानते हैं, वनस्पति घी के रूप में जानते हैं। और यही वनस्पति घी को ट्रांस फैट कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रांस फैट। और इसका उदाहरण हम देखें तो इसके अंतर्गत क्या आता है? डालडा, ठीक है। डालडा को हम कहां बनाते हैं? डालडा को हम कंपनी में बनाते हैं, तो उसके लिए यही विधि अपनाया जाता है, अर्थात इस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें वनस्पति तेल के साथ हम हाइड्रोजन गैस को मिलाते हैं और करते क्या है कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, और जिससे वनस्पति घी प्राप्त होता है, जो एक प्रकार का ट्रांस फैट है। अब यदि हम बात करें कि इसमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो गया, तो हम तीनों में से सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त करेंगे? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा तो प्राप्त होता है साथियों ट्रांस फैट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। लेकिन इसका सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है? क्योंकि यह करता क्या है कि हमारे बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा को बहुत ही तेजी से इंक्रीज करता है। अब जब तेजी से इंक्रीज करता है तो हमारे जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, उस हार्ट में एक धमनी है, उस धमनी का नाम है कोरोनरी धमनी। कौन सी धमनी? कोरोनरी धमनी। मान लीजिए यह जो है एक कोरोनरी धमनी है। कौन सी धमनी है? कोरोनरी धमनी। और इससे क्या फ्लो हो रहा है? रक्त। इससे क्या फ्लो हो रहा है? रक्त फ्लो हो रहा है। लेकिन अब होता क्या है कि जब हम ज्यादा मात्रा में यदि ट्रांस फैट का सेवन करते हैं, तो इस कोरोनरी धमनी में जगह जगह पर क्या होने लगता है? वसा का जमाव होने लगता है। जब वसा का जमाव होने लगता है तो इससे इस धमनी में ब्लॉकेज उत्पन्न होते हैं, और ब्लॉकेज उत्पन्न होकर के एक बीमारी उत्पन्न होती है, उसका नाम एथेरोस्क्लेरोसिस है। क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। और इससे आगे चल करके क्या होता है कि हार्ट अटैक की संभावना बनती है। तो इस कारण से हमें जो है ट्रांस फैट का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे उपयुक्त कौन सा फैट है? तो हमारे लिए सबसे उपयुक्त फैट की बात करें तो वह जो है असंतृप्त वसा है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें कि क्या सिर्फ इसे कृत्रिम रूप से ही प्राप्त किया जाता है, जो ट्रांस फैट है, क्या इसे कृत्रिम रूप से ही प्राप्त किया जाता है? तो मूलतः इसे कृत्रिम रूप से ही प्राप्त करते हैं,
लेकिन जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट कहें तो जो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उसको हम रूमिनेंट करते हैं। ठीक है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या करती है, पहले अपने भोजन को खा लेती है और फिर क्या करती है, उसको पेट में से निकाल करके मुंह में चबाती है। तो वैसे जानवर को हम क्या कहते हैं, जुगाली करने वाला जानवर यानी रूमिनेंट कहलाता है। तो जितने जो रूमिनेंट होते हैं उनके चर्बी और मांस में ट्रांस फैट कुछ होते हैं, लेकिन वो जो है वो ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं और इस कारण से उसका सेवन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग वसा के प्रकार के बारे में, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और परासंतृप्त वसा के बारे में पूर्णतः समझ चुके हैं। अब मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।